बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग। आपकी वर्चुअल प्रेजेंस को एक बार फिर नमस्ते। कल हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में स्टडी करी थी, अपवर्तनांक, और कुछ तथ्य अपवर्तनांक के बारे में हम लोग आज और पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसी से संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने ये पढ़ा कि म्यू इज इक्वल टू C/B होता है। तो यहाँ ये पता लगा कि म्यू डिपेंड करेगा V पर, यानी म्यू प्रोपोर्शनल 1/V। तो एक तो ये बात हो गई कि अपवर्तनांक वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, म्यू प्रोपोर्शनल 1/V, चूंकि C कांस्टेंट होता है। तो प्रकाश की चाल पर डिपेंड करेगा। अब प्रकाश की चाल आपके दिमाग में आती होगी कि प्रकाश की चाल तो एक ही है, तो इसमें क्या डिपेंड करने की बात है। तो हमने कहा भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होगी, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम। जैसे आप देख सकते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा तो उसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है, 1.0003। जल में प्रकाश की चाल कम तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, 4/3 यानी 1.33। अब अगली बात यहाँ ये देखनी है कि एक काफी फार्मूला है CaQCHY। इन्होंने कहा कि म्यू बराबर A+B/λ²। यहां से ये पता लगता है कि ये लैम्डा पर भी डिपेंड करता है, यानी प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होगा। तो लैम्डा जिसका ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम होगा, यानी माध्यम वही है, लैम्डा जिसका ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम होगा। और आप सब जानते हैं कि जो प्रकाश है अपना व्हाइट लाइट, उसमें 7 रंग होते हैं, प्योर वायलेट से शुरू करके रेड तक। तो कुल मिलाकर के यह हुआ कि लैम्डा रेड का सबसे ज्यादा होता, तो इसलिए म्यू उसका सबसे कम होगा। तो म्यू आर सबसे कम हुआ और म्यू बी सबसे ज्यादा हुआ, ये यहां से पता लगता है। तो ये अपवर्तनांक से संबंधित कुछ तथ्य थे जिनको हम लोगों ने स्टडी करी, यानी ये तरंग दैर्घ्य पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, और तरंग दैर्घ्य के साथ साथ आपने देखा कि कलर पर भी, एक प्रकार से रंगों पर भी डिपेंड करता है अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक। अब हम लोगों ने कल अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था, उस पर थोड़ा और आगे स्टडी करते हैं। यहाँ एक टॉपिक लिखी हुई है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, यानी प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता। इसको हिंदी में प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता कहेंगे। और इसको ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए ये इंटरफेसिंग सरफेस है, ये आपका अभिलंब हो गया, और ये हमने एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट कराई। फिर क्या करेगी, ये लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब रिफ्रैक्शन के बाद यदि अपवर्तित प्रकाश किरण के पथ पर इसके रास्ते में कोई एक हम प्लेन मिरर ऐसे रखें जो इस लाइट रे के ठीक परपेंडिकुलर, क्या डिग्री हो, π/90। तो क्या करेगा, तो प्रकाश किरण अपने ठीक पथ पर वापस लौट जाए। अब यदि ये I है और ये R है, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2 था, तो कल स्नेल के नियम से हम लोगों ने लिखा था 1 and 2 इज इक्वल टू sin I/sin R। अब आप देखेंगे कि प्रकाश किरण जब लौट रही है तो इसके लिए पहला माध्यम ये बनेगा, क्योंकि अब यहां आप जरा देखेंगे, यहां तक आपतित किरण, फिर यहां से अपवर्तित किरण। अब क्या होगा, जब ये एक मिरर मिल गया, प्लेन मिरर और ठीक परपेंडिकुलर रखा है, तो लाइट रे यहां से चलेगी। तो इसका मतलब अब ये आपतित किरण यहां तक और अपवर्तित किरण ये, तो आपतित किरण जब ये होगा तो ये आपतन कोण भी होगा, तो आपतन कोण होगा sin R, और अपवर्तन क्या हो जाएगा, sin I। लेकिन अब माध्यम पहला कौन बनेगा, दूसरा वाला जो माध्यम यहां लिखा है 2, ये पहला माध्यम बनेगा, और जो 1 लिखा है ये दूसरा माध्यम बनेगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे 2 या 1। अब ये जिसको हम इक्वेशन 1 और 2 मान लें, तो क्या करेंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और मल्टीप्लाई बाई साइन आर अपॉन साइन। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 1n2 इज मल्टीप्लाई बाई 2n1 इज इक्वल टू 1। ये एक रिलेशनशिप आया। अपवर्तनांक से संबंधित ये भी एक विषय है। यदि आपको कहीं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक आप निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पर आप लिख सकते हो 2n1 इज इक्वल टू 1/1n, इस तरीके से। इसकी जरूरत प्राय हमें न्यूमेरिकल लगाने में लगती है, और क्यों लगती है ये भी समझना चाहिए था मुझे। इसलिए लगती है कि हम सब लोग जानते हैं कि कल हमने बात करा था कि अपवर्तनांक हमेशा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के ही लिखे जाते हैं सामान्यतः। अब कई बार न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या करता है कि वो सघन के सापेक्ष विरल का दे दे। ऐसे में आप इसको ठीक पलट देंगे तो फिर विरल के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा GMA, यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके सापेक्ष? ग्लास के सापेक्ष। तो ये क्या होगा, एक तो लेस देन 1 आएगा। ये भी यहाँ समझना है कि जब कभी भी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक होगा तो 1 से कम होगा। तो यहाँ से फिर हम इसको पलट लेंगे, 1/a GNA करेंगे तो फिर वो ANG के बराबर आ जाएगा। तो ये इसमें हमें समझना चाहिए था। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे है। अब किसी ने पूछा इसको यार परिभाषित कर दो, समझा दो क्या होता है। तो हमने कहा अपवर्तन की घटना में अपवर्तित प्रकाश किरण के ठीक परपेंडिकुलर जब कोई प्लेन मिरर रख दिया जाता है तो प्रकाश किरण अपने पूर्ववर्ती पथ को अनुरेखित करती हुई पुनः अपवर्तित होती है। अपने पूर्ववर्ती पथ को अनुरेखित करती हुई पुनः अपवर्तित होती है, और इस घटना को हम प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब इसमें एक अगली टॉपिक आपको हम लेते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन। ये पार्श्विक विस्थापन किस में होगा? हमने कहा अपवर्तन की घटना में पार्श्विक विस्थापन होता है। अब कैसे होता है? तो हमने कहा मान लेते हैं हम एक कांच का एक स्लैब ले लेंगे। स्लैब सब लोगों को समझ में आता होगा, कांच का कोई गुटका है। अब क्या करेंगे? कांच का स्लैब होगा तो हमने यहां पर एक नॉर्मल ट्रेस कर लिया, और नॉर्मल ट्रेस करने के बाद फिर हमने क्या किया कि एक प्रकाश किरण यहां पर आपतित कराई, और आपतित कराने के साथ साथ इसको डाट 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 आगे बढ़ाया। अब क्या करेंगे? ये ऐसे तो जाएगी नहीं चूंकि ये कांच का स्लैब है, तो हम क्या करेंगे कि यहां से इसको अपवर्तित कराएंगे। अपवर्तित होगी प्रकाश किरण। अब अपवर्तित प्रकाश किरण क्या करेगी? फिर ये निर्गत हो जाएगी। निर्गत हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा डाट 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 नीचे तक कर लेंगे। सपोज इस ग्लास स्लैब की मोटाई हमने टी मान ली, इसको कोई मान लेते हैं, नाम दे देते हैं P Q R S, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए N लिख लेते हैं, M लिख लेते हैं, यहाँ भी कुछ लिख लेते हैं, P लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे? ये एंगल आपकी नॉर्मल से लेंगे, हम इसको एंगल I लिख देंगे।
ये आपका फिर नॉर्मल से लेंगे, एंगल आर हो जाएगा। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा लिख देते हैं। थीटा आप सब जानते हैं क्या हो जाएगा। थीटा देखो ये एंगल आई है तो इधर वाला पूरा एंगल आई हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट के नाते शीर्षाभिमुख करते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आई माइनस आर। यदि एंगल आर होगा तो ये भी आर होगा। अब क्या हो जाएगा, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं एंगल कोई मान लेते हैं, एंगल थीटा की बजाय थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 1 लेंगे। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा इसको समझना चाहिए एक बार कि हमको निकालना क्या है। तो हमने कहा ये आपतित किरण है और आपतित किरण ऐसे जाती, फिर इसके बाद ये आपतित किरण यहां अपवर्तित हुई, फिर ये निर्गत हुई। तो आखिर निर्गत किरण के बीच में और आपतित किरण के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर और जो ये परपेंडिकुलर आया इट इज योर डी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर सुन लें, अपवर्तन की घटना में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको डी से लिखें। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं ये थोड़ा समझना चाहिए। हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि ये जो हमने ग्लास स्लैब है, कांच का गुटका है, इसको थोड़ी देर के लिए ग्लास स्लैब ही लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। वैसे ये कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, लेकिन ग्लास स्लैब, ग्लास सबसे अच्छा रहता है प्रैक्टिकल के लिए। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस टी पर इस डी का कोई प्रभाव है क्या। और दूसरी बात, हमने इसको थीटा 1 लिख दिया है, इस आई का इस थीटा 1 से कोई रिलेशनशिप है क्या, ये दो चीजें हमको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस नया का नियम लगाया, एन कहां से कहां तक, तो हमने कहा ये जी है, जी ग्लास, इधर क्या था, एयर था, और यहां फिर क्या है, फिर एयर, यहां एयर, यहां ग्लास और यहां एयर। तो हमने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एन जी बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन, नो डाउट। अब क्या होगा, इसके ठीक पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में, यानी ये यहां पर हमको एक प्लेन मिरर ऐसे रख देते ऐसे, तो ये क्या करती, अपने ठीक पथ पर जाते हुए अनुरेखित हो जाती, ये सब हम लोग जानते भी हैं। तो अनुरेखित हो जाती तो क्या होता है, ये पहला माध्यम बनता और ये फिर दूसरा माध्यम बनता। नॉर्मल से हम एंगल लेते हैं, हमेशा नॉर्मल से एंगल ले लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहां ये ए है और फिर यहां जी है, तो ए एम जी ये भी हो जाएगा, ए एम जी बराबर क्या हो जाता, साइन, आपतन कोण यहां पर क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा 1 साइन थीटा 1 अपॉन साइन, ये कितना हुआ आर, साइन आर। अब जरा इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखेंगे, तो दोनों एक ही है, ए एन जी के बराबर है। एन जी के बराबर होने का मतलब हो कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन थीटा 1 अपॉन साइन आर। इसका क्या मतलब हुआ कि आई इज इक्वल टू थीटा 1, यानी आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हुआ। तो ये हमें एक क्लू मिल गया यहां पर कि आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, ये हमको एक मिल गया। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जन, मतलब निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर, इमर्जिंग एंगल यहां पर इंसिडेंस एंगल के बराबर। तो जहां थीटा 1 लिखा है ये हम जान लिए कि ये आई के बराबर आएगा, ओके। अब देखो आगे बात करें। अब हमको रिलेशनशिप क्या निकालना, तो डी है कुल मिला करके, और डी में रिलेशनशिप ज्ञात करनी है टी की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहां से देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमको टी इंक्लूड करना है, यदि ये टी होगा तो ये भी टी होगा, पक्का। ग्लास स्लैब है, ये टी है तो ये भी टी होगा। यहां पर ये जो इसका डायगोनल है ए एन, और यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है ये ए, तो फिर ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम ये साइन लेंगे, साइन थीटा बराबर, तो हमारा ये थीटा के ठीक फ्रंट पे ये हमारा परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा,
तो हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल बनेगी, एन ए, यहां पर कोई बना देते हैं, इसको हम टी ले लेते हैं थोड़ी सी, ट्राइंगल एनएटी में, एनएटी में क्या होगा सर, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा डी और कर्ण कितना हो जाएगा एन ए, या ए एन कर सकते हैं, ए एन साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब इतना हो जाएगा और ये ए एन होगा। अब थीटा क्या है, साइन थीटा है ये आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर बराबर हो जाएगा डी अपान ए। अब ए एन की तो हमें कोई जरूरत है नहीं, ए एन से कोई मतलब भी नहीं, हमको हमारा मतलब टी से। तो हम क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, अब हम आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं एन एम ए, ट्रायंगल एन एम ए, ये ट्रायंगल लेते हैं एन एम ए। यहां क्या करेंगे, यहां हम काश ले लेते तो ये टी आ जाता हमारा, क्योंकि ये आर हुआ तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये आर बनेगा, इसका बेस बनेगा, तो बेस अपान हाइपोटेनस। तो हम लिख लेते हैं कॉस आर इज इक्वल टू स्मॉल टी अपान ए एन, टी अपान ए एन। अब इजी हो गया, इट मींस ये हुआ कि हम ए एन की वैल्यू पा रहे हैं यहां पर। तो हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर थोड़ा हम आगे बात करेंगे। अब हमारा अगला जो विषय होगा वो ये होगा कि हमको इनमें रिलेशनशिप लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने ए एन जी जो लिखा था, ए एन जी एक बार फिर लिख लेते हैं, साइन आई अपान साइन आर, ए एन जी बराबर। अब इसको सिंपली यदि हम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थोड़ी देर के लिए ए एन जी की वजह केवल एन मान ले, ओनली एन, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान साइन आई अपान। अब बच्चों ये आई और आर जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण है, यदि थोड़ी देर के लिए छोटे मान लें, पारिस्माल है, तो ऐसा ही मानेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान आर हो जाएगा। यानी इसमें एक रिलेशनशिप मिल गई आई एन और आर में। ओके, अब देखिए, अब हम इसको 1 और 2 से थोड़ा सा आगे बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 से ये हो जाएगा कि हम जहां पर एन लिखा है उसके स्थान पर टी अपान कास आर लिख देते, तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी अपान ए एन। ए एन की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए ए एन इधर ले आएंगे तो टी अपान कास आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी अपान कॉस आर। इट मींस ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी अपान टी इंटू कॉस आर। ये सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कोई बहुत कठिन नहीं है। साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू डी अपान टी इंटू कॉस आर। अब क्या करेंगे, आर के जगह पर भी हमारे पास एक वैल्यू है और उस वैल्यू को हम अभी पुट करते हैं। अब देखेंगे d इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा t साइन i माइनस आर अपान कॉस आर, साइन i माइनस आर अपान कॉस आर। अब अपने पास ये i और r हमने पहले भी छोटे माने हैं, तो n बराबर i अपान r हो जाएगा, ये हमने पहले भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से इसको निकाल लेते हैं, तो t साइन i माइनस आर की जगह पर भी i माइनस आर लिख सकते हैं हम।
और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जितना वैल्यू छोटा हो जाएगा, जैसे r का मान छोटा होगा तो साइन आई बराबर आई हो जाता है, साइन आर बराबर आर हो जाता है। परंतु कास के केस में ये ऐसा नहीं होता है। कास के लिए एंगल छोटा हो तो उसका मान 1 होता है, जैसे कास 0 का मान 1 हो तो यहां ये 1 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू हमारा क्या निकल कर क्या है, t इंटू आई माइनस आर। यहां हम देखेंगे t आई और r की जगह पर हम लिख सकते हैं i अपान n। तो ये एक रिलेशनशिप निकल करके आया, d इज इक्वल टू टी आई इंटू टी और 1 माइनस 1 अपान। ये एक रिलेशनशिप निकल करके यहां पर आता है। यहां मुझे जो समझना है वो आप एक बार फिर मेंशन करेंगे कि d इज इक्वल टू टी इंटू आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। कौन सी चीज, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन डिपेंड करने वाला है आई पर और टी पर और एम पर, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। यानी ये हुआ कि अपवर्तनांक, अच्छा एक मिनट यहां देख लें, अपवर्तनांक ज्यादा होगा यदि तो इस पूरे वैल्यू का मान कम होगा, और कम होगा तो ये पूरा मान ज्यादा, ये पूरा का पूरा वैल्यू ज्यादा होगा। यानी 1 माइनस 1 अपान n तब ज्यादा होगा जब n का मान ज्यादा होगा, और n का मान कम होगा 1 माइनस 1 अपान n का मान कम होगा। तो ये समझना है हम लोगों को कि d कब ज्यादा होगा। यदि ये ज्यादा तो ये पूरा ज्यादा होगा तो d का मान ज्यादा होगा, यदि ये कम तो ये पूरा कम तो d का मान कम होगा। तो यहां n पर डिपेंड करेगा, यहां t पर, यानी t जितना ज्यादा चौड़ा लेंगे आप, जितना ज्यादा चौड़ा लेंगे d उतना ज्यादा। यानी ये इसको हम थोड़ा सा इतना बड़ा ले लेते तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा आ रहा था, इतना बड़ा ना आता, थोड़ा और कम आता। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट से संबंधित एक आपको फार्मूला है, इसको आप लोग मेंशन करेंगे, पढ़ेंगे। अब हम एक चीज आगे फिर आपको बात करते हैं। यदि दो से ज्यादा मीडियम है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एक बार स्टडी करनी। ये हमने 3 लेयर ले लिए, इसमें क्या क्या है, हमने यहां पर एयर मान लिया, एयर, एक लाइट रे यहां से इंसिडेंट होती आ रही, और फिर ये क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर क्या हुआ, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर क्या हुआ, अब ये आई हुआ, ये आपका, इसमें जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये आपका R1 हो जाएगा, या R मान लेते हैं। फिर ये अल्टरनेट एंगल के कारण क्या हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। अब यहाँ फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए R1 हो जाएगा, तो ये भी R1 हो जाएगा। अब अभी इसके पहले वाली टॉपिक पर हमने बताया था कि जो आपतित कोण होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल इमर्जिंग एंगल के बराबर होता है, इसलिए यहां पर ये लाइट रे बिल्कुल उसी के ठीक पैरेलल हो जाएगा, और यहां एंगल हो जाएगा I। एक बार फिर समझेंगे, मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और यहां पर फिर 1। डेली लाइफ में समझना या व्यावहारिक जीवन में तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हवा है, ये जल है, ये कांच है, तो यहां फिर हवा है, ऐसे समझ लेंगे तो अच्छा है। तो अब क्या होगा, स्नेल का नियम लगाएंगे सबसे पहले, तो 1n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। फिर क्या हुआ, अब इस मीडियम से इस मीडियम के लिए देखेंगे तो 2n3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर। ये चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आपतन कोण ये है, और ये होगा इसका अपवर्तन, तो अपान साइन आर, ये 1 नंबर, ये 2, और यहां फिर देखेंगे फिर 3 से 1 में जा रहा, तो 3n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R1 अपान साइन आई। इक्वेशन नंबर 3।
यहीं पर तुरंत हम बात कर लेते हैं। आप सब जानते भी हैं कि 3n1 हमको हम 1n3 भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में हम फिर जो लिखा था उसको प्रयोग करते हैं। तो 1n3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3n1। ऐसा हमने फार्मूला पहले से डिराइव किया हुआ। ये बनेगा क्या? अब चूंकि 1 करेंगे तो ये आई ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन r1। ये आपको निकल कर गया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर। अब आप जरा देखेंगे कि फिर क्या हो सकता है इसमें। तो हमने कहा इक्वेशन नंबर 2 को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर 2n3। 2n3 बराबर क्या है? साइन r अपान साइन r1। साइन r अपान साइन r। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 2n3 है तो इसको साइन i अपान साइन i कर लें। ये कर लिया। ये अब देखिए इस रूप में इसको हम लाने की कोशिश करेंगे जैसे ये लिखा है। तो साइन i अपान साइन r1, ये देखिए 1n3 मिल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको कर लेंगे। तो साइन i और ये r1 वाला नीचे लाएंगे साइन r। फिर क्या हो जाएगा? फिर करेंगे हम इसको 1 अपान कर देंगे। ये साइन i ऐसे लिखा रहने देंगे और इस r को नीचे लाएंगे साइन r। अब एक बार फिर देखेंगे ये यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये पलट करके उधर चला जाएगा। तो साइन r फिर मतलब जैसे वहां लिखा था ऐसे देखिए। अब साइन i अपान साइन r1 क्या है? ये आपका 1n3। तो ये हो जाएगा 1n3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान साइन i अपान साइन r क्या है? 1n2। 1n2। तो ये आपका निकल करके आया कि 2n3 यदि निकालना हो तो हम करेंगे 1n3 अपान 1n। यहां अच्छी बात यह है कि जैसे आपको इसको फिजिकली थोड़ा समझेंगे, व्यवहार में तो अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपको एयर के सापेक्ष ग्लास का दिया गया और एयर के सापेक्ष वाटर का दिया गया। ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए आपको, ANW, ANG। और आपको प्रश्न में पूछा गया कि आप WNG बताओ। अब आप इसको ऐसे यहां समझेंगे ANW। सपोज ये एयर है, ये वाटर है, ये ग्लास है, ये समझे। तो ANW आपको दिया गया है, फिर आपको ANG दिया गया है। लेकिन WNG यानी यहां से इसमें प्रकाश किरण आई तो किस एंगल से विचलित हो जाएगी, ये हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो फिर आप फार्मूला ध्यान करेंगे। हमको निकालना है कि ये पहले पता लगा लें, WNG निकालना। तो WNG G बाद में है तो हम यहां देखेंगे 2n3 जो बाद में होता है वो ऊपर चल जाता है। तो ये हो जाएगा ANG। जो इधर आगे होता है वो नीचे चला जाता है। तो ये हो जाएगा ANW। और इस तरीके से फिर हम WNG निकाल सकते हैं। अब बाय द वे क्वेश्चन में कहीं GNW निकालना हो तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का उपयोग करेंगे। WNG इज इक्वल टू 1 अपान GNW कर लेंगे, सीधे सीधे निकल आएगा। तो इस तरीके से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित जो ये बातें हैं इसको ठीक से हम ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार इनको हम सबको इकट्ठा कर देते हैं तो हमको लग रहा है आप लोगों को ज्यादा अच्छा है। एक बार इकट्ठा कर देते हैं पूरा। सबसे पहले हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू सी अपान बी। फिर यदि इसको मैं 1n2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा b1 अपान b2। फिर यदि मैं 1n2 लिखूंगा तो ये n2 अपान n1 हो जाएगा। फिर आपको हमने 1n2 मल्टीप्लाइड बाई 2n1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर हमने आपको लिखा था 2n3 इज इक्वल टू 1n3 अपान 1n2 हो जाएगा। और इस तरीके से ये इतने ढेर सारी चीजें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे काम आएंगे। अब हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि जो और चीजें आपको निकाले थे, यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी ले सकते हैं, यानी प्रोपोर्शनल 1 अपान बी। फिर हमने आपको कासी फार्मूले के आधार पर बताया था म्यू बराबर a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। यहाँ a और b दोनों कांस्टेंट है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित आपको एक पूरा पैक है जिसको आप लोग समझेंगे। तो अब कुल मिलाकर के ये आपको इतना पढ़ना है। अब आगे देखिए,
आगे ये देखना है कि हमने अपवर्तन के बारे में स्टडी करते समय सबसे पहले आपसे बात करी थी और मैंने आपको कहा था कि आप किसी ट्रांसपेरेंट वाटर है और कहीं वहां काफी ज्यादा जलाशय टाइप का है और उसमें आप देखेंगे कि आपको पानी कम लग रहा है, परंतु जब आप उसमें जाएंगे तो ज्यादा लगेगा। तो ये जो आभासी गहराई का विषय है, इसको हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं कि आखिर ये आभासी गहराई क्या होती है। तो हम लोग अपरेंट डेप्थ, एक बहुत अच्छी टॉपिक है इसमें, अपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। ये हम लोग पढ़ें अपरेंट डेप्थ क्या है और ये कैसे ऐसे हो जाता है, ये हमें समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कोई ये मान लेते हैं कि चाहे कोई पार्क हो, चाहे कोई सरोवर हो, कुछ भी मान सकते हैं। और यहां पर सपोज एक स्टोन पड़ा है बड़ा सा, और जो आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मींस हम आप कोई भी, वो ऑब्जर्वर क्या करेगा कि वो पानी के भीतर नहीं है, कहीं पानी के किनारे खड़ा होकर के देख रहा है। सपोज पानी होता है तो आप जानते हैं कि पानी के किनारे लोग खड़े होते हैं, तो पानी के किनारे खड़ा होकर के कोई देख रहा है कि अगर ये स्टोन यहाँ पर है, तो समझना यह है कि ये स्टोन इसको यही दिखाई देगा कि कहीं अलग दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट इस समय ये है, यानी प्रकाश किरणें कहां चलेंगी, यहां से चलेंगे। ठीक से समझेंगे, ऑब्जेक्ट ये है यानी प्रकाश किरणें कहां चलेंगी, यहां से। अब कोई पूछेगा यार पानी में प्रकाश किरणें कहां, तो हमने कहा पानी ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपेरेंट चीजों में प्रकाश चला जाता है, प्रवेश करता है, वहां से जाकर के रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो यहां से प्रकाश किरणें चलेंगी, दो प्रकाश किरणें हम लेते हैं, एक प्रकाश किरण बिल्कुल ठीक ऊपर है और दूसरी प्रकाश किरण को हम ऐसे लेते हैं, ऐसे। दो प्रकाश किरणें चली, एक ठीक ऐसे ऊपर की तरफ चली आई सांस निकलते हुए, और दूसरी प्रकाश किरण यहां तक आई और जैसे यहां पर पहुंचेगी तो अभिलंब खींच लेंगे। इसने पूछा कि ये विचलित क्यों नहीं होगी, हमने कहा परपेंडिकुलर जाने पर कोई भी प्रकाश किरण विचलित नहीं होती। तो क्या हुआ, अब ये यहां से ये जल है, ये हवा है, तो क्या करेगी, सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी, डेफिनेटली दूर हट गई। अब दूर हटने के बाद क्या होगा, जो ऑब्जर्वर होगा वो इन्हीं दोनों प्रकाश किरणों से ये तय करेगा कि ये पत्थर कहां है। तो इधर तो ये प्रकाश किरणें मिली नहीं, यानी इनका एक्चुअल इमेज बनना संभव नहीं है, वर्चुअल बनने जा रहा है। कहां बनेगा वर्चुअल, हमने कहा पीछे बना, ये वर्चुअल मतलब ये हुआ कि यहां कट पॉइंट है, यानी जो स्टोन इतना गहराई पे था वो प्रेक्षक को लगेगा, ऑब्जर्वर को, कि शायद इतना गहरा। आप यहां देख सकते हैं कि गहराई में काफी अंतर है, और ऐसी स्थिति में ये कोई आदमी सही इसका उपयोग कर ले, मान लो किसी तालाब में कोई लड़का देखे और ऐसे उतर जाए दूर से देख करके, तो डूब सकता है। तो क्या होगा कि इसको हम एक बार लाइट रे हर जगह बना लें, अब हमको ये प्राप्त करना है कि इसमें रियल डेप्थ क्या हुआ, तो हमने कहा ये आपका रियल हुआ, यहां से यहां तक ये रियल, डी रियल, और ये आपकी अपरेंट भी, यहां से डी अपरेंट। तो डी रियल और डी अपरेंट में क्या रिलेशनशिप है, इसको हमें निकालना है। तो बच्चों ये नॉर्मल है, इस एंगल को हम क्या मानेंगे, आई, इस एंगल को क्या मानेंगे, आर। ये आपका मीडियम 1 है और ये 2 है। तो क्या हो जाएगा, अब हम करेंगे यदि ये आई है और ये आर है, तो इसको फिर समझना है। यदि ये आर होगा तो ये वाला एंगल भी आर होगा, और यदि ये आई होगा तो ये वाला एंगल भी आई होगा। ये समझनी चाहिए हमको। अब क्या करेंगे, अब हम इसके लिए निकालते हैं कि आर और आई में रिलेशनशिप कैसे है। तो हमने कहा सबसे पहले स्नेल का नियम लगाते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। ये 1n, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n। यहाँ 1 क्या है, वाटर है, जी 2 क्या है, एयर है। ये ध्यान रखेंगे, 1 यहाँ वाटर है
और 2 एयर है। जनरली 1 and 2 ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया विरल के सापेक्ष सघन का लिखा है, लेकिन यहाँ उल्टा है, सघन के सापेक्ष विरल का। फिर क्या होगा, फार लीस्ट मतलब स्मॉल एंगुलर होते तो क्या हो जाता, I अपॉन R इज इक्वल टू 1 and 2 1 नंबर। अब क्या करेंगे, यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो इसको मैं मान लेता हूं यहाँ n, यहाँ m, यहाँ p, यहाँ q। तो देखो दो ट्राइंगल है, दोनों परपेंडिकुलर ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, यहां से ये और ये देखेंगे एम क्यू एम, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। एम पी एन, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। यहां पर हम tan लेते हैं दो बार, tan आई इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब क्या हुआ, हमने कहा एम एन, आधार कितना हुआ, अब आई है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस यहां पर बनेगा एम क्यू। एम क्यू क्या है जरा देखेंगे, एम क्यू माने डी रियल, डी रियल। फिर tan r, ये क्या हो जाएगा, tan r बराबर फिर mn अपान ये जरा देखेंगे आप, mp r है ना, लंब अपान आधार या परपेंडिकुलर अपान बेस, तो mp क्या है, डी अपरेंट। अक्सर आप सब लोग जानते हैं कि यदि आई आर छोटा हो, जिस बेस पर इसको छोटा करके हमने साइन आई को आई कह लिया और साइन आर को आर कह लिया, ऐसे यदि ये छोटे हैं तो tan आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर, और tan आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। आप सब जानते हैं कि छोटे कोणों के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर और tan थीटा भी थीटा के बराबर होता है। अब देखेंगे हम क्या करेंगे कि इसको आई अपान आर कर देंगे, यहां इसको इक्वेशन नंबर चाहे 2 कर दें, इसको 3 कर दें, तो 2 अपान 3, तो क्या हो जाएगा, ये आई अपान आर। क्या होगा सर, ये हो जाएगा mn अपान डी रियल अपान mn अपान डी अपरेंट। ये कैंसिल हो जाएगा, डी अपरेंट ऊपर चला, डी अपरेंट अपान डी रियल, ये आई अपान, ये इक्वेशन नंबर 4। अक्सर आप सब लोग देखेंगे कि 1 और 4 में एक ही चीज आ रही है, यहां आई अपान आर, यहां आई अपान, तो क्यों ना हम इसको ठीक कर लें, तो 1 और 4 से 1 क्यों 4। अब क्या करेंगे, लिख देंगे जो है 1 and 2 इज इक्वल टू डी अपरेंट अपान डी रियल। ये आ गया। आपको निकालना क्या था, डी अपरेंट, लेकिन यहां एक चीज फिर मेंशन कर लेंगे हम लोग, ये 1 and 2 क्या था, ये वाटर के सापेक्ष एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग तो बताया है कि विरल के सापेक्ष सघन का, यानी रेयर मीडियम के सापेक्ष डेंसर मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। इसलिए इसको सर 1 अपान 1 and 2 कर लो, 1 अपान 2 and 1 कर लो। अब ये एयर के सापेक्ष वाटर का हो, ये क्या हो जाएगा, डी अपरेंट अपान डी रियल। इसको सिंपली 1 मान लो, तो 1 अपान n इज इक्वल टू डी अपरेंट अपान डी रियल। इसलिए डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल अपान n। ये एक रिलेशनशिप आपको जो मिली, यहां से आप आभासी गहराई निकाल सकते हो। और आप सब जानते हो कि n का मान 1 से ज्यादा होता है, तो किसी ज्यादा चीज से ऊपर वाले को क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कम आएगा ना। इसका मतलब डी अपरेंट सदैव डी रियल से कम होगा, यानी आभासी गहराई सदैव कम होती है, वास्तविक गहराई ज्यादा होती है। तो आप सब लोग ठीक से इसको समझेंगे कि जितनी दूर से देखने पे गहरा लगे तो ऐसा नहीं करना है, उसमें छलांग नहीं लगानी है, नहीं तो खतरा हो सकता है, क्योंकि आभासी गहराई हमेशा कम लगेगी, होती वास्तव में ज्यादा है। ऐसे भी आप लोग इसको ध्यान देंगे और उसको पढ़ेंगे। ये सारी चीजें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही बार बार डिपेंड हो रही है। इसलिए आज की पूरी जो एक क्लास हमने पढ़ाई, ये अपवर्तनांक से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उन पर आधारित रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत है, आप बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाइए और मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। आप इसके साथ आज की क्लास यहीं पर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।